बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको वोनोप्रेज़न का रिव्यू देने जा रहा हूं। तो ये स्टमक के लिए यूज़ होने वाली एक नई मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुई है जो कि पोटाशियम कम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर ड्रग क्लास से बिलोंग करती है। तो ये 2015 में जापान में अप्रूव हुई थी। जापान में इस पर रिसर्च की गई, तो अब ये दूसरी कंट्रीज़ में भी आना शुरू हो गई है और पाकिस्तान में भी आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में इसके कौन से ब्रांड्स मिलते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, और अगर इसे दूसरी स्टमक के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन जैसा कि प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर हैं जो कि इसके मतलब कम्पिटिटिव के तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं, उनके साथ अगर इसे कंपेयर किया जाए तो कौन सी इनमें मेडिसिन बेस्ट है और इनकी एफिकेसी में, इनके रिज़ल्ट में क्या फ़र्क है, कौन सी ऐसी स्टमक रिलेटेड डिजीज़ हैं जिनमें ये मेडिसिन अच्छा काम करती है। तो इन सब बातों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट में अवेलेबल इसके ब्रांड्स की। तो वोनोप्रेज़न आपको वोसिंटी के नाम से मिल जाती है और वोनोज़ान के नाम से मिल जाती है। ये इसके चंद मशहूर ब्रांड्स हैं। इन नामों से आप इसे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से परचेज़ कर सकते हैं। इसकी फार्मूलेशन और स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये टैबलेट फॉर्म में आती है और 10 mg और 20 mg स्ट्रेंथ में मिलती है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसे गैस्ट्रिक अल्सर यानी स्टमक में अगर कोई अल्सर वगैरह हो जाते हैं, कोई ज़ख़म बन जाते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लैक्स डिजीज़, जिसमें खाना जो है ये बाहर की तरफ आने लगता है, सीने में जलन होती है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लैक्स इसोफेजिटस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खुराक की नाली में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और खाना भी बाहर की तरफ आने लगता है, सीने में जलन वगैरह भी होती है, तो इसके लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट एस्प्रिन इस्तेमाल करता है तो एस्प्रिन की वजह से भी स्टमक में अल्सर बन सकते हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसे ड्यूडिनल अल्सर यानी कि आंतों में अगर कोई अल्सर या ज़ख़म वगैरह बन जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसा कि डिक्लोफेनेक वगैरह हैं, उनके साथ इसे इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि डिक्लोफेनेक या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं, उनकी वजह से जो स्टमक में अल्सर वगैरह बन सकते हैं, उनको भी प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, तो इसके इन्फेक्शन की वजह से स्टमक में जो अल्सर वगैरह बनते हैं, स्टमक में जो डिस्टर्बेंस होती है, तो उसके ट्रीटमेंट में इसे दूसरी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो इसकी जो डोज़ है ये कंडीशन के हिसाब से होती है। तो ड्यूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में इसकी डोज़ जो है ये 20 mg वंस डेली प्रेस्क्राइब की जाती है और ड्यूरेशन की बात की जाए तो तकरीबन 8 वीक्स तक इसे इस्तेमाल करना होता है। रिफ्लैक्स इसोफेजिटस या फिर गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लैक्स डिजीज़ में इसकी डोज़ की बात की जाए तो ये 20 mg वंस डेली प्रेस्क्राइब की जाती है और तकरीबन 4 वीक्स तक इसको इस्तेमाल करते रहना होता है। इसके अलावा इसे एस्प्रिन या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से जो अल्सर्स वगैरह बनते हैं, तो उन अल्सर्स को प्रिवेंट करने के लिए इसकी जो डोज़ इस्तेमाल की जाती है वो है 10 mg वंस डेली। अब बात करते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इसे दूसरी मेडिसिन यानी एंटीबायोटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है और इसकी 20 mg वंस डेली डोज़ प्रेस्क्राइब की जाती है और दूसरी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के साथ इसे तकरीबन 7 दिन के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी कंट्राइंडिकेशंस की, मतलब कौन से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो ऐसे पेशेंट जो इसे हाइपर सेंसिटिव हों यानी एलर्जिक हों वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ऐसे पेशेंट जो कि कुछ एंटीवायरल मेडिसिन है जिनमें अटेनाज़ेविर आ जाती है और निल्फिनाविर आ जाती है, तो ऐसे पेशेंट जो ये एंटीवायरल मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हों, इसके साथ इसे प्रेस्क्राइब नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब इसके इस्तेमाल से आपको कौन से नुकसानात पहुंच सकते हैं। तो इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उनमें डायरिया यानी कि पेचस वगैरह लग सकते हैं, कब्ज़ का मसला बन सकता है, हाइपर सेंसिटिव से रिलेटेड जो हैं रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि एनाफाइलैक्टिक शॉक का मसला बन सकता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो सकता है, अर्टिकेरिया यानी स्किन पर दाने वगैरह बन सकते हैं, रैशेस वगैरह बन सकते हैं, नौजिया का मसला बन सकता है जिसमें ऐसे महसूस होता है कि आपको वोमिटिंग आने लगी है, पेट में दर्द वगैरह हो सकता है। इसके अलावा कुछ जिगर के मसले बन सकते हैं। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हर पेशेंट में शो नहीं होते, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। अब बात करते हैं इसकी ड्रग इंटरैक्शंस की, मतलब दूसरी मेडिसिन के साथ इसकी क्या इंटरैक्शंस हैं। तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनका इफ़ेक्ट जो है इसके साथ यूज़ करने से इंक्रीज़ हो जाता है, जिनमें क्लैरिथ्रोमाइसिन है और इस क्लास की दूसरी मेडिसिन है। तो अगर इस क्लास की मेडिसिन यानी इस क्लास की जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके साथ आप इसे यूज़ करेंगे तो उनका इफ़ेक्ट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा डाइजॉक्सिन और मिथाइल डाइजॉक्सिन के साथ आप इसे यूज़ करेंगे तो इन दोनों मेडिसिन का इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी टॉक्सिसिटी का ख़तरा भी पैदा हो सकता है। इसके अलावा इट्राकोनाज़ोल और फ्लूकोनाज़ोल वगैरह इस तरह की जो मेडिसिन है जो कि एंटी फंगल मेडिसिन है, उनको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है अपने इफ़ेक्ट के लिए। तो ये जो मेडिसिन है ये एसिडिटी को कम करती हैं, तो इसलिए इस तरह की जो मेडिसिन है उनका इफ़ेक्ट जो है ये कम हो जाता है। तो ये थी इसकी ड्रग इंटरैक्शंस। अब बात करते हैं प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर जिनमें ओमेप्राज़ोल आ जाता है, इसोमेप्राज़ोल आ जाता है और लेंसोप्राज़ोल आ जाता है। मतलब इस क्लास में जितनी भी ड्रग्स आती हैं उनको अगर वोनोप्रेज़न के साथ कंपेयर किया जाए तो किसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ ऐसी डिसीज़ेज़ हैं जिनमें अगर वोनोप्रेज़न को यूज़ किया जाए तो ये प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर से अच्छा रिज़ल्ट देती है। जैसा कि ईसोफेजिटस है, GERD है जिसमें खाना बाहर की तरफ आने लगता है, उसके ट्रीटमेंट में इसका रिज़ल्ट जो है अब तक रिसर्च की गई है, वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर से ज़्यादा जल्दी ये वर्क करती है इस डिज़ीज़ में। इसके अलावा एच पाइलोरी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में अगर इसे प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर की जगह यूज़ किया जाए तो जो है हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है और एच पाइलोरी इन्फेक्शन की जो इरेडिकेशन है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो बाकी जो डिसीज़ेज़ हैं जिनमें इन दोनों को यूज़ किया जाता है उनमें जो रिसर्च की गई है उनमें इनका रिज़ल्ट जो है सेम है। लेकिन ये जो ख़ास तौर पर गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज़ है और एच पाइलोरी इन्फेक्शन में जब इसे दूसरी एंटीबायोटिक्स के साथ यूज़ किया जाता है तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।